मैं पूरे भारत को, आप सबको आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा देश भारत कहानियों का सागर है। हर कहानी में एक सपना, एक संघर्ष और एक उम्मीद छुपी है। आज रात हम फिर से उस सच्चाई की तलाश में निकलेंगे जो हमें जोड़ती है, जो हमें आगे ले जाती है। इसलिए आइए एक साथ मिलकर देश और दुनिया की खबरों को सुलझाते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको भारत में पाकिस्तान के नए जासूसों के बारे में बताएंगे। और ये जासूस वो हैं जिनके वीडियोस को लाखों लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं और लाइक भी करते हैं। हो सकता है आपने भी किया हो, लेकिन ये लोग यूट्यूबर्स के भेष में पाकिस्तान के जासूस हैं और हमारे देश के भोले भाले लोग कई बार बिना सोचे समझे इन लोगों की बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन आज हम इन जासूसों की कहानियों को आपके लिए डिकोड करेंगे और इन कहानियों को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान के जासूसों पर जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की एक नाकाम कोशिश की थी। ऐसा करके पाकिस्तान भारत में धार्मिक तनाव पैदा करना चाहता था और इसलिए आज हम उन कट्टर खालिस्तानियों को ये चुनौती देंगे कि क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ उसी शिद्दत से एक भी शब्द बोल पाएंगे जिस भाषा में वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और आखिर में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े धर्म, क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु यानी नए पोप की शपथ दिखाएंगे, जिसमें बड़े बड़े देशों के नेता शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जय हिंद और जयचंद की विचारधारा को आपके लिए डिकोड करेंगे। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक बार यह कहा था कि अगर अगली बार भारत का युद्ध हुआ तो भारत को 1, 2 नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा और इनमें एक मोर्चे पर चीन होगा, दूसरे पर पाकिस्तान होगा और जो आधा मोर्चा है वो भारत के अंदर ही खुला होगा। जनरल बिपिन रावत की ये बातें आज वर्ष 2025 में बिल्कुल सही साबित हो रही हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियों और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और भारत के ही लोगों ने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की है। ये वही लोग हैं जो पहलगाम हमले के बाद अपने देश की सरकार, अपने ही देश की सेना, अपने ही देश की इंटेलिजेंस, अपने ही देश की पुलिस और अपने ही देश के लोगों को दोषी ठहरा रहे थे और पाकिस्तान का जिक्र तक इनके बयानों में दूर दूर तक नहीं था। यानी पाकिस्तान को छोड़कर हर किसी की गलती इन्होंने बताई थी। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब आप किसी एक खास मौके पर जश्न मनाते हैं, आपके घर में कोई ऐसा मौका होता है बड़ी खुशी का, जब आप अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए बाहर निकलते हैं, कभी केक काटते हैं, तो उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ ताली बजाने के लिए उठते नहीं हैं, उठते भी हैं तो दिल से नहीं उठते, जिनके चेहरे की हंसी नकली होती है और असल में वो दिल से बड़े उदास होते हैं। वो आपकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते, मजबूरी में शामिल होना पड़ता है और ऐसे ही लोग हमारे देश में भी हैं। ये लोग आपके जश्न में हिस्सा लेने के लिए आपके साथ मौजूद जरूर होते हैं, लेकिन अंदर से आपकी जीत पर दुखी होते हैं। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को जो जीत मिली, उस जीत में भी ऐसा ही हुआ और इस दौरान एक वर्ग हमारे देश में ऐसा था जिसके बीच एक बड़ी अजीब सी चुप्पी थी। आपने भी ये नोट किया होगा, कुछ लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिल्कुल चुप हैं। वो जश्न नहीं मना रहे, उनके अंदर कुछ और चल रहा है और ऐसा लग रहा था कि उन्हें अंदर ही अंदर कोई बात दुखी कर रही है। लेकिन अब हमारी जांच एजेंसियों ने इनके दुख का कारण पूरे देश को बताया है और इसके बारे में आज आप सबको भी पता होना चाहिए। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पाकिस्तान भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की मदद से जासूसी का एक नेटवर्क विकसित कर रहा था जिसे पाकिस्तान के PIO कंट्रोल कर रहे थे। यहां पर PIO का मतलब है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। ये वो पाकिस्तानी हैंडलर्स होते हैं जो वहां की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में जासूसी कराते हैं और इसके लिए भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाती है। एक जासूसी नेटवर्क बनाया जाता है और सैन्य और रणनीतिक ठिकानों की सूचनाएं जुटाई जाती हैं।
अब तक ये पीआईओ भारत में अपने एजेंट्स भेजा करते थे, अपने जासूस भेजते थे। आपको याद होगा ये जासूसी का बड़ा पुराना तरीका है, जब एक देश दूसरे देश में, दुश्मन देश में अपने जासूस भेजा करता था और ये अपना भेष और अपनी पहचान बदलकर हमारे देश में लोगों के बीच ही रहते थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। लेकिन अब जासूसी का ये तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब पाकिस्तान हमारे देश के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक नेटवर्क बनाकर भारत की जासूसी करवा रहा है और इस मामले में कुछ यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक नाम है ज्योति मल्होत्रा का, या फिर आप इसे ज्योति रानी भी कह सकते हैं। ये एक ट्रैवल व्लॉगर है, यानी ये ट्रैवल पर वीडियोस बनाती है और यूट्यूब पर डालती है। 34 साल की ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो 2 बार पाकिस्तान गई है, 1 बार चीन गई है और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर और लद्दाख भी गई और उसने भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को सौंपी। इस मामले में हमारी जांच एजेंसियां और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं, जांच कर रही हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग क्या कर रहे हैं ये भी आज आपको पता होना चाहिए, आज आपको देखना चाहिए। हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए इस यूट्यूबर का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन इस यूट्यूबर की गिरफ्तारी के 1 दिन के अंदर अंदर सोशल मीडिया पर ज्योति मल्होत्रा के 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए, जिनमें 7,000 फॉलोअर्स अकेले इसके इंस्टाग्राम पर बढ़ गए हैं। बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों ने इस यूट्यूबर के इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी बंद कर दिया है, वरना फॉलोअर्स बढ़ने की यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। यहां आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि पाकिस्तान के एजेंट्स जासूसी के लिए अब भारत के यूट्यूबर्स की मदद क्यों ले रहे हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है, हम सब यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहे। सारे यूट्यूबर्स ऐसे नहीं हैं। ज्यादातर यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज भी अपने देश से प्यार करते हैं, उन्हें खरीदना असंभव है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिक चुके हैं। तो इसका बड़ा कारण यह है कि मौजूदा वक्त में यूट्यूबर्स की एक बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलती है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चाहते हैं कि वो जल्दी से सफलता की सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएं, पैसा कमाने लगें। जब यूट्यूबर्स का ये लाइफस्टाइल बदलता है, इनके पास पैसा आता है, तब किसी को कोई शक नहीं होता। बाहर से देखने वाले लोगों को यही लगता है कि सोशल मीडिया से ये लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से लगता है काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, इसलिए इनका जो लाइफस्टाइल है ये देखिए कितना शानदार है। और जब आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को महंगी गाड़ी, आलीशान घर, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, जूते या फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हुए देखते हैं, तो आपको उसकी ये नई और शानदार जिंदगी संदिग्ध नहीं लगती, आपको शक नहीं होता। और ज्योति मल्होत्रा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। ज्योति हरियाणा के एक बहुत ही साधारण से परिवार से आती है और उसका ये छोटा सा घर जो अभी आप देख रहे हैं, ये देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि वो अपनी विदेश यात्राओं के दौरान फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया करती थी, महंगे होटल्स में रुकती थी, महंगी जगहों पर रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी, गाड़ियों में घूमने के लिए घूमते उस समय अपने वीडियोस बनाती थी और किसी को भी उस पर कभी कोई शक नहीं हुआ। और लोग शायद यही सोचते थे कि यूट्यूब ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। और ऐसे लोगों को देखकर हमारे देश में न जाने कितने युवा यूट्यूबर बनने के लिए प्रेरित भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा इस लड़की के साथ हो रहा है, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही बदलाव करना है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तब इस यूट्यूबर ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो बनाया, जिसमें ये इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोष नहीं दे रही, बल्कि भारत की सरकार को दोष दे रही है, हमारी सुरक्षा बलों की आलोचना कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस की आलोचना कर रही है, हमारे अपने लोगों की आलोचना कर रही है कि हमारे लोग ही लापरवाह हैं। और इस वीडियो में इसने ये कहा कि पहलगाम की घटना के लिए भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं और इसमें उन लोगों की भी गलती है जो पहलगाम गए थे और वहां पर वो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क नहीं थे, ऐसा इसने अपने वीडियो में कहा। मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं रहा हूं, उस वीडियो का भाव आपको बता रहा हूं कि इसने अपने वीडियो में क्या कहा है। वैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम उस वीडियो को यहां मंच नहीं देना चाहते। इस वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर इस यूट्यूबर की बड़ी तारीफ हुई थी
और इसे लाखों लोगों ने देखा भी था। और तब हमारे ही देश में कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि देखिए कितनी सही बात, तो सही कह रही है, कितना खुलकर बोल रही है। लेकिन अब पता चला कि पहलगाम हमले से पहले यह महिला पाकिस्तान गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह पाकिस्तानी उच्चायोग जो दिल्ली में है उसके लगातार संपर्क में थी। और इस साजिश में जो नाम बार बार आ रहा है वो है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। ये भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग का एक अधिकारी है जिसे भारत ने इसी महीने की 13 तारीख को देश छोड़ने के लिए कह दिया था। और ये यूट्यूबर इसी दानिश के संपर्क में थी और इस दानिश के साथ उसके बड़े करीबी संबंध थे, जिससे आप इस पूरी कहानी को अब समझ सकते हैं। पुलिस का शक है कि जब ज्योति मल्होत्रा पहली बार पाकिस्तान गई तब उसे दानिश ने ही वीजा दिलवाया और पाकिस्तान में उसकी मुलाकात आईएसआई के बड़े बड़े हैंडलर्स से करवाई, पाकिस्तान के अधिकारियों से, आईएसआई के अधिकारियों से करवाई, जिसका जिक्र इस एफआईआर में भी है। और आज जब आप वो एफआईआर की कॉपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एफआईआर में पूरी कहानी कैसे लिखी हुई है। ये एफआईआर आपकी स्क्रीन पर है। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इस एफआईआर को। इसकी एक कॉपी आज मेरे पास भी है, जो अभी आप देख रहे थे, देखिए। इसकी एक कॉपी मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं। और इसमें क्या लिखा है, इसके मुताबिक ये कहती हैं, पाकिस्तान में अली ऐवान ने मेरी पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी। वहीं पर मैं शाकिर और राणा शाहबाज से मिली। मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और मेरे मोबाइल फोन में शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया ताकि किसी को शक ना हो। तो सोचिए, पाकिस्तानी हैंडलर का नाम एक हिंदुस्तानी नाम से बदलकर अपने फोन में सेव कर लिया। उसका नाम रखा जट रंधावा ताकि अगर स्क्रीन पर यह नाम भी आए तो किसी को शक ना हो। उसके बाद ये भारत वापस आ गई। फिर ये कह रही है कि फिर मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन सभी लोगों से लगातार संपर्क में रही और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। मैं दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से कई बार मिलती रही। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। पिछले साल जब ये यूट्यूबर पाकिस्तान गई थी तब वहां इसने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मुलाकात भी की थी और उनका एक इंटरव्यू भी किया था। पिछले साल 23 मार्च को वो पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान के हाई कमीशन में हुई इफ्तार पार्टी में शामिल हुई और दानिश भी उसके साथ वहां दिखाई दिया। कुछ वीडियो से यह भी स्पष्ट होता है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में पुलिस की सुरक्षा दी गई। और आज बड़ा सवाल यही है कि भारत की एक यूट्यूबर पाकिस्तान में मरियम नवाज तक आखिर पहुंची कैसे? मरियम नवाज तक इसे ले जाने वाला कौन व्यक्ति है? आज भारत का कोई पत्रकार अगर कोशिश करे भी तो शायद मरियम नवाज का इंटरव्यू नहीं मिल पाएगा, लेकिन इन्हें मिल गया। पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में उसे किसने बुलाया? उसे पाकिस्तान में पुलिस की सुरक्षा कैसे मिली? कैसे उसकी ये सारी अपॉइंटमेंट्स फिक्स हुई? इस सब के बाद वो चीन क्यों गई? और फिर पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले वो कश्मीर में वीडियो क्यों बना रही थी? और क्या ये वीडियोस आतंकवादियों की मदद के लिए रेकी करने के मकसद से बनाए गए थे? क्या ये एक एडवांस पार्टी की तरह वहां गई थी? रेकी इसलिए की जाती है ताकि आतंकवादियों को पहले से यह पता चले कि जिस स्थान पर उन्हें हमला करना है वहां कितनी सुरक्षा है, लोग कैसे आते जाते हैं, उस पूरे जगह की डिटेल्स क्या हैं और कब हमला करना ज्यादा आसान रहेगा। ऐसा करने के लिए यह रेकी की जाती है। तो रेकी से यही पता चलता है कि जिस जगह आतंकवादियों को हमला करना है, आतंकवादी को उनसे बड़ी मदद मिलती है इसलिए। और यह काम करने के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को ही क्यों चुना गया होगा, वो आप आज ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई यूट्यूबर कहीं जाता है, वीडियो बनाता है, तो किसी को भी उस पर शक नहीं होता। लोग उसे एक बड़ी सामान्य सी बात मानते हैं।
आजकल ये फैशन है, लोग जाते हैं, यूट्यूबर्स जाते हैं, हर जगह वीडियोस बनाते हैं। आप कभी भी किसी को शक की नज़र से देखते नहीं, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां हम सब यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, ये कुछ यूट्यूबर्स अब बाकी के सारे यूट्यूबर्स को बदनाम कर देंगे। इस बात को आप एक और घटना से समझिए जो इसी जासूसी से जुड़ी है। हरियाणा पुलिस ने नूह इलाके से एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया जिसका नाम है अरमान। अरमान की उम्र आप जानते हैं, सिर्फ 26 साल। सोचिए, 26 साल की उम्र में इस युवा ने पाकिस्तान के लिए जासूसी शुरू कर दी। और ऐसा आरोप है कि इसने भारत के एक डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें और वीडियोस पाकिस्तान के उसी अधिकारी दानिश को भेजे जिसके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा थी। ज्योति मल्होत्रा की तरह जब अरमान ने डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किए गए भारतीय हथियारों के वीडियो बनाए तो उस पर भी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूबर्स अक्सर अपना कैमरा लेकर अपने वीडियोस बनाने के लिए इस तरह शूटिंग करते ही हैं और किसी को भी ना तो आपत्ति होती है और ना कभी शक होता है। लेकिन इस मामले में अरमान ने ये वीडियोस पाकिस्तान को भेजे और आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहा था। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हरियाणा की पुलिस ये बात कह रही है। सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियां उपलब्ध करा रहा था, जबकि उस टाइम ये था वो आक्रमण का युद्ध का टाइम था। तो उस टाइम वो ये सूचनाएं दे रहा, दो देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने यह भी बताया है कि ज्योति मल्होत्रा भी उसी दानिश के संपर्क में थी जिसे अरमान ने भारत के डिफेंस एक्सपो के ये वीडियोस भेजे थे। यानी ये दोनों यूट्यूबर्स पाकिस्तान उच्चायोग के एक ही अधिकारी के संपर्क में थे। हालांकि ज्योति के पिता का यह कहना है कि उसने कभी भी ये नहीं बताया उन्हें कि वो पाकिस्तान जा रही है या चीन जा रही है, बल्कि जब वो पाकिस्तान या चीन जाती थी तो अपने परिवार को यही कहकर जाती थी कि वो किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रही है। जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कह के जगह दिल्ली जा रही हूँ। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया, मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए हैं, कपड़े चक्के ले गए हैं, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चली गई। पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले। मेरे को नहीं पता इन चीज का वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती, मैंने तो नहीं देखी। मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया है और इस मामले में अब तक 6 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कम से कम 6 की तो हो चुकी है, जिनमें ज्योति मल्होत्रा और अरमान के अलावा पंजाब के सुखप्रीत सिंह हैं, करणवीर सिंह हैं, देवेंद्र सिंह ढिल्लो हैं, उनका नाम भी है, और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान के हैंडलर्स को ये तमाम जानकारियां दी। और नोट करने वाली बात यहां यह है कि ये सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग जगहों से हैं और पुलिस को शक है कि इन सब ने पैसे के लालच में अपने देश की जासूसी की और पाकिस्तान के हैंडलर्स इन्हें अपने लिए एक एसेट मानते थे, इन्हें एसेट कहते थे। यानी ये पाकिस्तान के लिए एक पूंजी की तरह थे जिन पर पाकिस्तान निवेश कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था और बदले में इनसे भारत की जासूसी करवा रहा था। यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी, एक शब्द होता है सोशल प्रोफाइलिंग। पाकिस्तान की जो आईएसआई जैसी एजेंसियां हैं वो हमारे देश में हमारे जो युवा हैं उनकी सोशल प्रोफाइलिंग करवाती है। उनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की कमी है। अगर किसी को पैसे की कमी है
तो उसे पैसा दे दिया जाता है, किसी के साथ और कोई समस्या है तो उससे फिर उस तरीके से डील किया जाता है। यानी वो सोशल प्रोफाइलिंग करा के रखते हैं हमारे देश के लोगों की, अलग अलग लोगों की, और फिर वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को किस तरीके से अपने प्रभाव में लिया जा सकता है, किस तरीके से इससे अपने काम करवाए जा सकते हैं। और इसीलिए वो उनकी पूरे शख्सियत को, उनके पारिवारिक जीवन को, उनके परिवार में किस तरह के हालात हैं, उनके सोच क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, पीछे उनके साथ उनके जीवन में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें सोशल प्रोफाइलिंग के दौरान इकट्ठा की जाती हैं और फिर उस हिसाब से उस व्यक्ति को अपने काबू में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ज्योति मल्होत्रा है, अगर जब इसका सोशल प्रोफाइलिंग उन्होंने किया होगा तो उन्हें समझ में आया होगा कि एक बहुत साधारण परिवार से आती है, एक यूट्यूबर है, उसे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के ज़रिए उसे और ज़्यादा पैसा चाहिए, वो ट्रैवल व्लॉगर है, यानी बाहर जाती है, अपने वीडियोस बनाती है ट्रैवल के, तो उसे उसी प्रकार से उन्होंने अपने चंगुल में फंसाया। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि जो लोग जयचंद की विचारधारा को मानते हैं वो लोग भी दो समूहों में आज बटे हुए हैं। इनमें पहला ग्रुप उन लोगों का है जिन पर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने का आरोप लग रहा है, या जो लोग आतंकवादी संगठनों को सीधे भारत के बारे में संवेदनशील जानकारियां दे रहे हैं, यानी बिक चुके हैं। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो सीधे जासूसी नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग यहीं रहते हुए चुपचाप पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे और अपने देश की हर कार्रवाई को शक की नजर से देख रहे थे। जैसे असम में वहां की पुलिस ने ऐसे कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखी। सोचिए, ये लोग यहां भारत में रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफें लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय सेना हार रही है और पाकिस्तान की सेना जीत रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें यह लिखा कि अल्लाह इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को सुरक्षित रखे, और इस महिला का नाम है शहनाज परवीन और ये एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अब सोचिए, इस तरह के जो टीचर्स हैं ये स्कूल के बच्चों को क्या सिखाते होंगे। हरियाणा पुलिस ने भी सोनीपत की एक मशहूर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अशोका यूनिवर्सिटी, उसके एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है अली खान मोहम्मद, और प्रोफेसर साहब पर भी यही आरोप है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे भारत में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता था। उन्होंने भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर्नल सोफिया कुरैशी को बुलाया गया, जब उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को, तो कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी को लेकर प्रोफेसर साहब ने लिखा कि ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए यानी ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है, जबकि भारत में मुसलमानों के ज़मीनी हालात काफ़ी ख़राब हैं। और इसी प्रोफेसर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह भी लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी पर खुश होने वाले लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब सख्ती से पेश आएंगे। यानी इस प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एक समुदाय विशेष से जुड़ा एक मुद्दा उठाया और आरोप है कि इसके जरिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। प्रोफेसर अली खान मोहम्मद उस परिवार से आते हैं जिसने उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद पर एक ज़माने में राज किया था, और उनके दादा मोहम्मद अहमद आमिर खान भारत का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को आर्थिक मदद दिया करते थे, उस पार्टी को फंड देते थे, और वर्ष 1947 के बंटवारे में वो खुद भी पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे को वापस भारत भेज दिया और उनके बेटे का नाम था मोहम्मद खान सुलेमान, और प्रोफेसर अली खान मोहम्मद उन्हीं के बेटे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी उनके परिवार का एक रिश्ता है, और वो भारत तो आ गए, भारत इसलिए वापस आ गए क्योंकि भारत में उनकी बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद थी, उस जायदाद को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वापस भारत आ गए, लेकिन दिल से भारत के हुए नहीं। रह रहे हैं भारत में, ज़मीन जायदाद भारत में है, नौकरी भारत में है, पासपोर्ट भारत का है, खाते भारत का हैं, तनख्वाह यहाँ की लेते हैं, लेकिन
मन में पाकिस्तान है। और इसी विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आपको आज जय हिंद और जय चंद की विचारधारा का फर्क समझना होगा। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत जब पहली बार गुलाम बना था तब इसके पीछे गद्दारी और ये जयचंद की ही विचारधारा थी। 834 वर्ष पहले वर्ष 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी और उसकी सेना पृथ्वीराज चौहान से हार गई थी। उस हार के बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद की मदद ली, जो एक हिंदू राजा था। और राजा जयचंद सत्ता के लालच में, सत्ता पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए तैयार हो गया। और बाद में मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर उन्होंने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान को यह धोखा ना मिलता तो भारत में ना तो दिल्ली सल्तनत आती, ना तुगलक आ पाते, ना लोधी आ पाते, ना मुगल आ पाते। अगर आते भी तो उन्हें बड़ी मुश्किलें होती और शायद ना ही अंग्रेजों का कभी भारत पर शासन हुआ होता। इतिहास बदल चुका होता। अब उस समय क्या हुआ होता आज कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत में हमेशा से ही अंदर के लोगों ने धोखा दिया है। भारत हमेशा आधे मोर्चे पर ही हारा है, इन आधे मोर्चे की वजह से। और यह आधा मोर्चा आज भी हमारे देश के अंदर खुला हुआ है। और इस बार भी कुछ लोगों ने इस आधे मोर्चे, इस ढाई मोर्चे वाली थ्योरी को सही साबित कर दिया है। अब हम आपको भारत के उन विपक्षी नेताओं के बारे में बताना चाहते हैं जो ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे सीधे पाकिस्तान को ही मदद मिलती है। आज भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट लिखी। यह पोस्ट वैसे उन्होंने 17 मई को पोस्ट की थी, आज उसे रीपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ही इसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी, और अगर यह सच है तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। और क्योंकि पाकिस्तान को जानकारी पहले से दे दी गई थी आतंकवादियों पर होने वाले हमले के बारे में, तो इससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ और भारत ने अपने कई एयरक्राफ्ट्स खो दिए। और राहुल गांधी आज अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में पूछ रहे हैं कि स्पष्ट होना चाहिए कि भारत ने कितने हवाई जहाज खो दिए ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे कितने जहाज गिरे हैं, वो ये पूछ रहे हैं। हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। आज 19 मई को फिर से उन्होंने यही पोस्ट को रीपोस्ट किया और उनके सवालों पर विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है, ऐसा उन्होंने लिखा। और वो कहते हैं कि विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए और उनके ऐसा करने से भारतीय वायुसेना ने अपने कितने विमान खोए हैं, यही सवाल वो फिर से पूछ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बयान के लिए कांग्रेस राहुल गांधी का खुलकर समर्थन कर रही है। आज कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह मांग की कि भारत सरकार को यह बात बतानी चाहिए कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस संघर्ष में, ऑपरेशन सिंदूर में, अपने कितने विमान गंवाए हैं। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने विमान गिराए हैं। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के जिस बयान पर यह सवाल उठ रहे हैं, उसे लेकर आज विदेश मंत्रालय का जवाब आ गया है। और विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने ऑपरेशन से पहले इसके बारे में सारे डिटेल्स पाकिस्तान को बता दिए थे। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और सरकार इसका विरोध करती है। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बारे में अब हर पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक पाकिस्तान लगातार यह दावा करता आ रहा है कि उसने हमारी वायुसेना को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसने हमारे लड़ाकू विमानों को नष्ट किया है। लेकिन अब हमारे अपने ही देश के कुछ विपक्षी नेता भी यही मांग कर रहे हैं,
जिससे यह लगता है कि हम पाकिस्तान के भ्रामक दावों का सबूत लेकर पाकिस्तान को सही साबित करना चाहते हैं और दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहा है। यानी पाकिस्तान के साथ तो भारत का सीज फायर हो गया, उस आग को तो हमने बुझा दिया, लेकिन अब हमारे देश में एक नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। हमारे अपने देश में एक नई आग शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के दावों पर भारत सरकार और भारत की सेना से ही बिल्कुल उसी तरह सबूत पूछे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, जिस तरह आपको याद होगा 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में मांगे गए थे। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारतीय सेना से सबूत मांगे गए थे कि हमें सबूत दिखाइए। अब आप सोचिए, पाकिस्तान भी यही दुष्प्रचार कर रहा है कि उसने भारत को गहरा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की सेना भारत पर भारी पड़ गई। यही तो पाकिस्तान भी कह रहा है। वो भी यही कहता है कि उसने हमारे कई फाइटर जेट्स को मार गिराया। और अब हमारे विपक्ष के नेता भी पाकिस्तान के इस बयान की डिटेल मांग रहे हैं ताकि उन्हें वो डिटेल मिल जाए और फिर पूरी दुनिया में एक तरीके से भारत की बदनामी की जा सके। यहां आपको एयर मार्शल ए.के. भारती का पिछले हफ्ते का बयान हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगे जिससे युद्ध के दौरान दुश्मन देश को कोई भी साइकोलॉजिकल फायदा होता हो। लेकिन विपक्षी नेताओं ने शायद भारत की वायुसेना के इस बयान को ठीक से समझा नहीं, और इसलिए हम इस बयान को आज फिर से आपको सुनाना चाहते हैं। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दुष्प्रचार भी किया जाता है। ये जो वॉर है, ये हथियारों का तो है ही, लेकिन ये इंफॉर्मेशन का भी वॉर होता है। और ये देखा जाता है कि कौन सा देश अपने दुश्मन के खिलाफ कितना ज्यादा दुष्प्रचार करता है, कितना ज्यादा झूठ बोलता है। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिल्कुल यही किया। जीत हमारी हुई, लेकिन बड़े बड़े दावे पाकिस्तान ने किए। अगर आप देखें सैटेलाइट पिक्चर्स को, दुनिया भर के मीडिया को, दुनिया भर में जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, उन सब से यह साबित हो रहा है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में जबरदस्त नुकसान किया है, उनके एयरबेस को नष्ट किया है। भारत की सेना पाकिस्तान पर लगातार भारी पड़ी है। हमने इस युद्ध को जीता है और खुलकर जीता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार यह दुष्प्रचार करता है कि यह युद्ध उन्होंने जीता है क्योंकि उन्हें अपने लोगों को जवाब देना है, उनकी सेना को जवाब देना है। अब आप सोचिए, जो भाषा, जो सवाल पाकिस्तान करता है, वही सवाल हमारे देश के विपक्षी नेता भी अब करने लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है, और आज हम यही कहना चाहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन अब भारत के अंदर मौजूद आधा फ्रंट खुल चुका है, जो पाकिस्तान के नुकसान को देखना नहीं चाहता, बल्कि ये देखना चाहता है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी और उनसे पहले कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने भारत पाकिस्तान के विषय में कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनसे उनकी सोच के ऊपर में प्रश्न उठते हैं। ये बात याद और स्मरण करना पड़ेगा कि जब जब भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर हुई है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे बालाकोट, अब ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस के अलग अलग नेता या तो सबूत मांगते हैं या अपनी सेना से उनकी बातों को ना स्वीकारते हुए उस पर प्रश्न उठाते हैं, सरकार पे भी प्रश्न उठाते हैं। अब जो बातें राहुल जी पूछ रहे हैं, यही बातें पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार कह रही है उस पर उनको ज्यादा विश्वास है या जो पाकिस्तान सरकार, और ये तो केवल कांग्रेस पार्टी और उनके आला कमान ही कह सकते हैं। तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें
इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान की कमर कैसे टूटी, इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान कैसे हारा। उन्हें यह जानना है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, उन्हें यह जानना है कि भारत के कितने विमान गिरे, उन्हें तो यह जानना है। उन्हें यही पता करने में मजा आ रहा है और इसलिए आज भारत के एक एक नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है। हमारे देश के लोग, आप सब लोग फ्रंट पर जाकर लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, गोलियां नहीं चला सकते, सेना में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जब इस तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होता है, जब इस तरह के लोग ये आधा फ्रंट खोलते हैं, तो इस आधे फ्रंट पर लड़ने की जिम्मेदारी हमारे देश के लोगों की है। जो बाकी के दो फ्रंट हैं, एक पाकिस्तान का और एक चीन का, उस पर तो हमारी भारतीय सेना ही बहुत है लड़ने के लिए, लेकिन ये जो आधा फ्रंट है, इस पर हमारी सेना नहीं लड़ सकती, इस पर तो हमारे देश के लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पाकिस्तान से बड़ी चुनौती राजनीतिक घमासान की है और इस बात को आप अब अगली खबर से समझिए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भारत सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को अलग अलग देशों में भेजेगी और इस प्रतिनिधि मंडल को कुल मिलाकर 7 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 51 सांसद हैं और 8 पूर्व राजनयिक और रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये कुल मिलाकर 32 देशों का दौरा करेंगे और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का सच पूरी दुनिया को जाकर बताएंगे। इसमें हर पार्टी के लोग हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी लिया गया है और आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस डेलीगेशन के सभी सदस्यों से खुद मुलाकात की, उन्हें ब्रीफ किया, उन्हें बताया कि भारत की स्थिति क्या है और उन्हें विदेश में लोगों को क्या बताना है जाकर। लेकिन सोचिए, अब हमारे देश में इस मुद्दे पर भी एक नई राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस डेलीगेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सरकार ने 59 सदस्यों वाले इस प्रतिनिधि मंडल में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों को चुना था। एक हैं सुदीप बंदोपाध्याय और दूसरे हैं पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान। इन 2 लोगों को चुना गया था। सुदीप बंदोपाध्याय ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और यूसुफ पठान ने यह कह दिया कि वो इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। और इस तरह भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए अपनी जो टीम बनाई थी, उसमें पहले ही विपक्ष की राजनीति के कारण उस टीम में दरार आ गई है। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उनसे विचार विमर्श नहीं किया था, इसलिए उनकी पार्टी इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये सारा मामला केंद्र सरकार अपने आप अकेले निपटे, वो इसमें नहीं पड़ना चाहती। So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them. It is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. It's a भूल। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम बहिष्कार नहीं कर रहे, जाने से मना नहीं कर रहे। केंद्र सरकार जो भी कुछ कर रही है इस मामले में उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो कर रही है हम उसके साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार को पहले हमसे आग्रह करना चाहिए था और फिर हम तय करते कि हमारी पार्टी से कौन जाएगा। केंद्र सरकार खुद तय नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी को बस ये समझना होगा कि हमारे जो आपस के जो मतभेद हैं, छोटे मोटे मतभेद सबके अंदर होते हैं। हर घर में जो परिवार के लोग हैं उनमें विचारधारा में, विचारों में मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इन मतभेदों का फायदा बाहर वाले को नहीं मिलना चाहिए। इन मतभेदों का फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। और यूसुफ पठान
आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं। भारत की टीम में खेले हैं यूसुफ पठान। हमारे भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है क्रिकेट में, उस टीम में तो वो खेले। आज यूसुफ पठान जहां पर भी पहुंचे हैं, हमारे देश के लोगों की वजह से पहुंचे हैं, आप सब की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि आप सब क्रिकेट के मैदान पर उन्हें प्यार करते थे, आप सब ने उन्हें अपना हीरो बनाया। लेकिन आज जब इस देश की टीम में खेलने का मौका आया तो यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया। यूसुफ पठान ने कह दिया क्योंकि ममता बनर्जी ने मना किया है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। हम बस इतना कहेंगे कि यूसुफ पठान ने इस देश से बहुत लिया है, इस देश के लोगों से बहुत लिया है, जहां भी हैं इस देश की वजह से हैं, और आज उनकी बारी थी इस देश के लिए कुछ करने की। खास तौर पर जब इस देश के लोगों ने पहले उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया, इतना बड़ा स्टार बनाया, फिर इस देश के लोगों ने ही वोट दिया, उन्हें सांसद बनाया, और आज एक सांसद के रूप में जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस मौके पर भारत की टीम में खेलें, अच्छी तरह से बैटिंग करें, तो आज उन्होंने कह दिया कि मैं टीम में नहीं खेलूंगा, मैं उपलब्ध नहीं हूं। आज हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष के नेता कम से कम राजनीति छोड़कर एक बार के लिए तो सरकार के साथ आ जाएं, और ऐसे मुद्दों पर कम से कम एक मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिस पर राजनीति ना हो। एक तरफ भारत में जहां इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, जरा पाकिस्तान को देखिए, बुरी तरह हमसे हारा है, लेकिन फिर भी पूरी शिद्दत से भारत की नकल कर रहा है। पाकिस्तान भी इस युद्ध में हार कर जश्न मना रहा है, और अब तो उसने भारत की तरह विदेशों में वैसे ही अपना डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है जैसे हमने अपना डेलीगेशन भेजा, जिसमें उनके नेताओं के साथ वहां के पूर्व राजनयिक और पूर्व अधिकारियों को भी उस डेलीगेशन में शामिल किया गया है। तो अब भारत की तरह पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन बनाया है, और इसमें देखिए कौन कौन है। इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वहां के ऊर्जा मंत्री मुसादिक मलिक हैं, पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार हैं, वहां की एक सांसद शेरी रहमान है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता खुर्रम दस्तगीर खान हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सांसद फैजल सब्जवारी हैं, और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ हैं। और अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे तारिक फातिमी भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। अब ये लोग भी विदेशों में जाएंगे और पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। जैसा जैसा भारत करता जा रहा है वैसी ही नकल ये कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि वहां किसी भी नेता ने इस डेलीगेशन का बहिष्कार करने का ऐलान नहीं किया है, और पाकिस्तान हार कर भी जश्न भी मना रहा है, और भारत को जीत कर भी अपने अंदर राजनीतिक संघर्ष करना पड़ रहा है। और यह राजनीति सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। इस फैसले को लेकर भी बड़ी राजनीति हो रही है कि भारत सरकार ने इस डेलीगेशन के लिए शशि थरूर को क्यों चुन लिया, शशि थरूर की जगह विपक्ष के नेता राहुल गांधी को क्यों नहीं चुना। और यह सवाल कांग्रेस की तरफ से ज्यादा उठ रहा है। तो हम आपके लिए इन दोनों नेताओं का एक सीवी यानी एक बायोडेटा आज लेकर आए हैं, और इसके बाद आप खुद बताइए कि भारत सरकार ने शशि थरूर को चुनकर सही किया है, या शशि थरूर की जगह विदेशों में हमें राहुल गांधी को भेजना चाहिए था भारत की कहानी, भारत का पक्ष रखने के लिए। वर्ष 1978 में शशि थरूर ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर ली थी, पीएचडी कर ली थी, और वो ऐसा करने वाले इस यूनिवर्सिटी के सबसे युवा छात्र थे। शशि थरूर अपने जीवन में 25 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारत और विदेशों में बड़े बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में 20 साल से ज्यादा समय तक काम करने का अनुभव है। वो वर्ष 2022 से 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के मीडिया विभाग के अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। उन्हें अपना पक्ष रखना बहुत अच्छी तरह से आता है। वर्ष 2010 में उन्होंने 50 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ा, और यहीं से पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी। सबसे बड़ी बात यह कि वो राजनीति में अपनी उपलब्धियों के दम पर आए हैं, परिवार के दम पर नहीं। उनका परिवारवाद से संबंध नहीं है। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं जिसमें वो हार गए थे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी परिवार से हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने अपने खानदान की अमेठी सीट से चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी, और एक बार वो यहां से हार भी चुके हैं। इसके अलावा वो कभी भी भारत सरकार में किसी मंत्री पद पर नहीं रहे।
कोई औपचारिक सरकारी पद उनके पास नहीं रहा। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा था। आज वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जरूर है, लेकिन इसके अलावा इससे पहले क्या? एक और चीज देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जब भी इससे पहले विदेश दौरे पर गए हैं, विदेश यात्रा पर गए हैं, उन्होंने एक बार भी भारत की तारीफ नहीं की। उन्होंने वहां पर भारत के चुनावों की आलोचना की है, भारत के लोकतंत्र की आलोचना की है, भारत की धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की है, भारत से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपने ही देश की आलोचना की है, और उनके विदेशों में दिए गए बयानों को लेकर हमेशा विवाद हुआ है। पाकिस्तान जब संयुक्त राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उसमें राहुल गांधी के बयानों को इस्तेमाल करता है कि देखिए वहां कितने बड़े नेता, राहुल गांधी भी ये बात कह रहे हैं। और अब भी राहुल गांधी चाहते हुए या ना चाहते हुए भारत के नुकसान की जानकारी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं ये मंशा तो नहीं पता होगी। और राहुल गांधी उम्र में भी शशि थरूर से 15 साल छोटे हैं। शशि थरूर 69 साल के हैं, राहुल गांधी 54 वर्ष के हैं। पिछली लोकसभा की अटेंडेंस में भी राहुल गांधी शशि थरूर से पीछे हैं। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस थी 51% और शशि थरूर की थी 93% राहुल गांधी ने सिर्फ 8 डिस्कशंस में, बहस में हिस्सा लिया, जबकि शशि थरूर ने 101 बहसों में हिस्सा लिया। और इस बार भी शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार पूरी मजबूती के साथ हर चैनल पर जाकर भारत का पक्ष रख रहे थे, बड़े शानदार तरीके से। अगर आपने इस दौरान मीडिया की कवरेज देखी हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो जो विदेशी चैनल हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स पर, हर चैनल पर अगर आपने देखा हो तो शशि थरूर ने बखूबी भारत का पक्ष रखा। और अंग्रेजी बोलने का शानदार अनुभव तो उन्हें है ही, और उन्होंने 145 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। इसलिए आप खुद आज तय कीजिए कि अगर कोई डेलीगेशन भारत सरकार की तरफ से जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ करने के लिए दूसरे देशों को, उसमें शशि थरूर को होना चाहिए या राहुल गांधी को होना चाहिए। आज हम चाहते हैं कि आप अपने घर में, अपनी डाइनिंग टेबल पर, अपने ड्राइंग रूम में, पान की दुकान पर, मोहल्ले में, अपने दफ्तर में इस बात पर चर्चा जरूर कीजिए आप कि आपकी पहली पसंद कौन होगा। अगर इस डेलीगेशन का नेतृत्व किसी को करना हो तो शशि थरूर को करना चाहिए या राहुल गांधी को करना चाहिए। इस पर आप जरूर चर्चा कीजिए और फिर हमें बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस पर। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। एलओपी से बात नहीं करता है, कांग्रेस अध्यक्ष से बात नहीं करता है, हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से 1 नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? यहां पर हम 2 नाम लेना चाहते हैं, एक है शशि थरूर और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोनों विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से इन दोनों ने भारत का पक्ष रखा, जिस प्रकार से इन दोनों नेताओं ने यह बताया कि वो विपक्ष के नेता बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं और वो भी भारत से प्यार करते हैं, ये काबिले तारीफ है। अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, कुछ सेकंड्स का। आप भी एक ब्रेक ले लीजिए, सुस्ता लीजिए थोड़ा सा, और बहुत जल्द कुछ ही सेकंड के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. अब हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा और भी करने वाले हैं और आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की एक नाकाम कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ऐसा करके पाकिस्तान भारत में एक धार्मिक तनाव पैदा करना चाहता था। पाकिस्तान ने यह झूठा दावा किया कि भारत ने उस पर हमले के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर भी हमला खुद ही कर दिया। आप याद कीजिए, पाकिस्तान कह रहा है कि यह हमला तो खुद भारत करवा रहा था, लेकिन आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन झूठे दावों की पोल खोल दी है और सबूतों के साथ बाकायदा ये बताया कि पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तब पाकिस्तान के निशाने पर और कुछ नहीं बल्कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी था। भारतीय सेना ने
केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के निशाना बनाया और सटीक तरीके से नाश किया, जिसका सबूत पूरे विश्व ने देखा। लेकिन भारत में किसी भी उपयुक्त और उचित टारगेट के अभाव से पाकिस्तान मिलिट्री ने जानबूझकर भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को निशाना बना के रखा। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। आप बस एक बात याद रखिएगा, जो हमारी भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के निशाने पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी था, स्वर्ण मंदिर भी था। इसलिए आज हम उन तमाम कट्टर खालिस्तानियों को ये चुनौती देना चाहते हैं कि क्या वो आज ये बात जानने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी उसी शिद्दत से एक शब्द भी बोल पाएंगे जिस भाषा में वो भारत के खिलाफ हर बार जहर उगलते हैं। है उनके अंदर इतनी हिम्मत कि आज वो पाकिस्तान के लिए कुछ कह सकें, अपने स्वर्ण मंदिर के लिए? आज हम खालिस्तानियों के सबसे बड़े ठेकेदार गुरपतवंत सिंह पन्नू से ये जरूर पूछेंगे कि जब पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाने की नाकाम कोशिश की, तो इसके खिलाफ इन खालिस्तानियों ने आज तक एक भी विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? एक भी बयान आपके मुंह से क्यों नहीं निकला? तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपसे नमस्कार करने से पहले आज से हम खबरों के साथ साथ आपकी जिंदगी को भी डिकोड करेंगे और इस शो के आखिर में आपके लिए कुछ ऐसे विचार छोड़कर जाएंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो आज का विचार यह है कि जो आपको एक बार धोखा देगा, वो फिर आपको 1000 बार धोखा देगा। समुद्र का पानी खारा है, ये जानने के लिए आपको पूरा समुद्र पीने की आवश्यकता नहीं है।